ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर और साथ ही चोपता में भी बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इसके अलावा फूलों की घाटी औली सहित नीति माणा घाटी में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपद, कॉमेंट, हाथी, घोड़ा पालकी सहित दर्जनों चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली, चोपता, जोशीमठ में बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी जमकर हो रही है, जिसका लुत्फ उठाने लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन मौसम का मिजाज कुछ दिन और खराब रह सकता है, इसका अनुमान पहले से मौसम विभाग ने दिया था और उसी मुताबिक मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देखिए, तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी है। कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड में भी इजाफा हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चमोली, चोपता, जोशीमठ कुछ तस्वीरें हैं जहां पर लोग ठंड से बचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अलावी सहारा एकमात्र जोशीमठ में और चोपता में किस तरीके से बारिश हो रही है। लोग धूप के लिए तरस गए हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ, चमोली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खुशनुमा ये पूरा मौसम है। लगातार बड़ी संख्या में आपने देखा, न्यू ईयर से ही लोग यहाँ पर बने हुए हैं और न्यू ईयर के जश्न के बाद की ये तस्वीर, बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं इस मौसम का आनंद लेने के लिए। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये बर्फबारी परेशानी साबित हो रही है। तस्वीरें 3 जगहों की, लेकिन कमोवेश एक जैसी स्थिति ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड में इस वक्त बनी हुई है। तमाम जगहों पर लगातार बर्फबारी और ठंड लगातार बढ़ रही है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको देते हैं। 310 नए केस सामने आए हैं। एक की मौत हो गई है और नए मामलों में पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे भी संक्रमित हुए हैं और आज कोविड गाइडलाइंस में सख्ती पर फैसला होगा। आज क्योंकि बैठक भी होनी है धामी कैबिनेट की, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। नए मामलों में पिछले कई महीनों का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बाद मंथन होगा और जो गाइडलाइंस पहले से हैं उन गाइडलाइंस में कोई तब्दीलियां भी हो सकती है। सख्ती से और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, जो स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में है उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। बैठक भी होने वाली है, अपडेट कीजिएगा बैठक पर और इंतजाम को लेकर, साथ ही साथ इस वक्त जो स्थिति है उत्तराखंड में उसको लेकर। यह देखिए, उत्तराखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर रोज जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नए साल से ये आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 310 के करीब मामले उत्तराखंड में आए हैं, तो ये एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो मामले हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। और एक बात ये भी है कि जो केजरीवाल की रैली हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसमें कई लोगों ने इसमें कोरोना जाँच कराई है। उनकी जाँच रिपोर्ट आज भी आना बाकी है, तो मामले और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन उस बीच अगर हम सरकार की सख्ती की बात करें तो सरकार ने नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया था, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ भाड़ वाला इलाके थे वहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नए साल पे बाहर से तमाम लोग उत्तराखंड आए हैं, तो उसके बाद जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज संभवतः माना जा रहा है कि शाम को जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कुछ कड़े निर्णय सरकार ले सकती है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लगातार आवाजाही जारी है, बिना रोक टोक लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो उन बॉर्डर एरिया पर भी कोरोना जाँच के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में लगाया गया है उसके आधार पर भी वीकेंड कर्फ्यू उत्तराखंड में लग सकता है। इस तरह के फैसले कैबिनेट में आज हो सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ विभागों की नियमावली है, खाली पदों पर जो निर्णय है सरकार ले सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए तो वो यही है कि उत्तराखंड में कोरोना का जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है उसे किस आधार पर रोका जाए, कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। तो उस दिशा में सरकार कुछ कड़े फैसले आज कर सकती है। शाम को 5 बजे का इंतजार होगा कि सरकार किस तरह से कोरोना के ग्राफ को रोकने के लिए आगे निर्णय
ले सकती है, क्योंकि सरकार बार बार लगातार जनता से ये अपील कर रही है कि कोरोना के ग्राफ को यदि रोकना है तो पंकज, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कड़े कदम उठाए जाए। पंकज, मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड के वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से जिले हैं जहां से केसेस लगातार बढ़ के निकल रहे हैं या फिर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां के लिए क्या इंतजाम है, क्या सख्ती आज हो सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मामले देहरादून जिले में आए हैं। यहाँ तकरीबन 185 के करीब मामले देहरादून में आए हैं। दूसरी अगर बात करें तो नैनीताल उसमें शामिल है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का एरिया भी इसमें शामिल है। ये जो नैनीताल, उधम सिंह नगर है और हरिद्वार एरिया है, ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है और यहाँ पर लगातार आवाजाही होती है। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर रोज़ दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, चाहे गंगा स्नान की बात करो या अस्थि प्रवाह की बात करो या अन्य बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आवाजाही वहाँ होती है। और देहरादून क्योंकि पर्यटक स्थल के हिसाब से मसूरी का आवाजाही यहीं से होती है। नए साल पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो आवाजाही है इन्हीं जगहों से हुई है। बॉर्डर एरिया यहीं पे है, तो देहरादून का जो आसररोडी चेक पोस्ट है वहाँ पर लोग दूसरे राज्यों से आते हैं। हरिद्वार में चिड़ियापुर के रास्ते से आते हैं और जो नैनीताल का जो और उधम सिंह नगर का एरिया है वहाँ भी उत्तर प्रदेश से मिला हुआ एरिया है। तो ये माना जा रहा है कि आज सरकार बॉर्डर एरिया पर कुछ सख्ती बढ़ा सकती है और वहाँ पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के सैंपल की जो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट है उसको ले सकती है, क्योंकि देहरादून में पहले ही जो देहरादून के डीएम है उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि देहरादून में जो भी एंट्री करेगा उसे 72 घंटे पुरानी अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस तरह के सरकार निर्णय ले सकती है और वीकेंड के निर्णय पर भी संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और शाम 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में ये बैठक होगी। स्वरोजगार, नई भर्तियों पर मुहर लग सकती है। कोविड-19 से संबंधित मामलों पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो एक बड़ी बैठक सचिवालय में आज होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की बेहद अहम मीटिंग शाम 5 बजे सचिवालय में होने जा रही है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई अहम प्रस्ताव यहां से पास हो सकते हैं, लेकिन कोविड-19 पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वरोजगार, नई भर्तियों को लेकर भी चर्चा संभव है और कोविड-19 से संबंधित मामलों पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की पीसी होनी है। शाम को 4 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग वो करेंगी। विधानसभा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। 4 जनवरी 2022 को था मतदाता सूची में नाम प्रकाशन का अंतिम दिन और आज जारी की जाएगी अंतिम मतदाता लिस्ट, ऐसी खबर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आज दी जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी दलों का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। सभी दल ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो लगातार निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज खटीमा में, माफ कीजिएगा, कल खटीमा में रोड शो किया था और इसी के साथ भाजपा की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन भी हो चुका है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और अजय भट्ट के अलावा कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। खटीमा से अब खबर है, खटीमा में रोड शो के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के देवों की भूमि पर एक बार फिर से जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि आज 2 लाख करोड़ रुपए से उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। उत्तराखंड के बारे में ये पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप में मानती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे आस्था के, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे दुनिया से लोग इस देवभूमि में आते हैं। हर एक क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो रास्तों की थी। मुझे याद है
कि जब जब उत्तराखंड में आता था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तब भी लोग यही कहते थे कि हमारे रोड सुधर जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे इस रोड मिनिस्ट्री का कारभार मिला, तब मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा और उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दूंगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर था, अब तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर तक श्रद्धालु जा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब देश में विकास करने वाली सरकार है, अब पेट्रोल डीजल के बजाय जल्द ही एथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानसरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे, तो रोड मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आ रहा हूं। विकास की राजनीति कर रहा है, उत्तराखंड के तस्वीर को बदलना, उत्तराखंड को भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और वो जो किसान है, मैं भूल गया, मैं 3 महीने मिले चलाता हूं, मैं किसान। इस देश में मैंने इथेनॉल लाया है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब गाड़ियां पेट्रोल पर चलेगी नहीं, फ्लेक्स इंजन आएगा और उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाएगा। इसका ऑर्डर मैंने निकाल दिया है। और वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और कहा कि पहले रुद्रपुर जाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 45 मिनट में रुद्रपुर पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने खटीमा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए हैं। सुनिए। रुद्रपुर जाने तक 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता था और आपने मंत्री के रूप में काम करते ही इसको इतना शानदार हाईवे बना दिया कि आप हमको केवल 45 मिनट यहाँ से रुद्रपुर जाने में लगते हैं। उससे आगे आप जाएंगे, काठगोदाम से रामपुर का हाईवे, काशीपुर से लेकर हरिद्वार का हाईवे और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो 12,000 करोड़ रुपए का आपने एलिवेटेड रोड स्वीकृत किया है, उसके बन जाने के बाद तो मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी की जाएगी। होता था ITI बना, इस क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं होता था, सेंट्रल स्कूल बना, इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं होता था, एकलव्य आवासीय विद्यालय बना। इस क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमको 8 किलोमीटर का ऐसा बाईपास मिला जिसका बनना मुमकिन ही नामुमकिन था। वो बाईपास भी हमारा बनकर 2 महीने में तैयार होने वाला है। हमारा सरकारी अस्पताल सिटी स्कैन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम चीजें ऊपर लग गई हैं। इस क्षेत्र में CNG कैंटीन मिलिट्री वालों की बन गई है, उसका काम चालू हो गया है। उसमें आज यहाँ पर पुराने अस्पताल के अंदर चालू है, चकरपुर के अंदर हमारा स्टेडियम बनना शुरू हो गया है, शहर का सौंदर्यीकरण हो गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। कोटद्वार में भाजपा महिला मोर्चा ने संगठन से हरक सिंह रावत को कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि नैनवाल ने कहा, कोटद्वार की जनता चाहती है कि दोबारा हरक सिंह रावत ही कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ें। गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस के गुटबाजी का पत्र हुआ वायरल। कांग्रेस के गुट ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख करके पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण की जगह पूर्व सीएम हरीश रावत को गंगोत्री विधानसभा में चुनाव लड़ने की मांग की। टिहरी पहुंचने पर विजय संकल्प यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, शौर्य डुभाल, सांसद अजय टमटा सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया।
यूपी के सियासी रण में पश्चिम के किलेबंदी की, आतंक की नाकाबंदी की। मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया तो आतंकवाद और दंगों के मोर्चे पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आतंक पर यह नाकाबंदी वोट की किलेबंदी कर पाएगी, क्योंकि यूपी चुनाव में पश्चिम वो जगह है जो यूपी जीत के लिए सबसे अहम है। देवबंद में एटीएस का सेंटर, खत्म होगा आतंक का डर। आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। पश्चिम की अभेद किलेबंदी, आतंक की नाकाबंदी। 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह, शाम और समय वे तैयार रहेंगे। योगी ने दी सौगात, चुनाव से पहले 2-2 हार। हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये सिर्फ एक एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले पश्चिम की राजनीति को साधने का सेंटर है, जिसका जिक्र न सिर्फ चुनाव में होगा बल्कि किसान आंदोलन के बाद पनपी खाई को खत्म भी करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब बात देश प्रदेश की सुरक्षा की आ जाती है तब हर खाई मिट जाती है। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ज्यादातर वक्त आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद पर ही बोलते दिखे। ये सेंटर, यहाँ पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह, शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकवादियों को खोजकर ठोक डालने के लिए ओसामा बिन लादेन तक का उदाहरण दे दिया। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। जमीन देवबंद की हो, आतंकवाद पर बात हो, ऐसे में भला मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? योगी ने 1 मिनट नहीं लगाया कि पहले की सरकारों में आए दिन होने वाली दंगों का जिक्र कर दिया, लेकिन उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये दावा भी ठोक दिया। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। सीएम योगी ने जिस देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया, वो सहारनपुर जिले का वो इलाका है जो हमेशा चुनाव दर चुनाव चर्चा में रहा। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा 2017 के विधानसभा चुनाव में तब हुई जब मुस्लिम बाहुल होने के बाद भी भाजपा यहां से जीत गई। भाजपा के कुंवर ब्रिजेश ने बसपा के माजिद अली को 29,400 वोटों से हरा दिया। लेकिन इस सीट का एक और सच है कि जब भी यूपी में आतंकी साया मंडराता है तो देवबंद का कनेक्शन खुद ब खुद निकल आता है। अब पश्चिमी यूपी की सुरक्षा में नए किले का निर्माण करने के लिए ही देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का निर्माण हो रहा है, ताकि आतंक से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रहे। देखिए, वो दिन चले गए जब उत्तर प्रदेश अशांत होता था, हर दिन दंगा होता था, खेत की मोड़ तक दंगा होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में एकदम सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज आतंकियों पर, दहशतगर्दों पर, दंगाइयों पर कहर बन के टूटती है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसका होर्डिंग लगाने का काम किया जाता है, कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून का राज है।
लेकिन राजनीति के जानकार इसे चुनावी चश्मे से देखते हैं, क्योंकि देवबंद में एटीएस कमांडो का सेंटर बनना, योगी का मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा कराना, ये सब पश्चिमी यूपी के सियासी तापमान को मैनेज करने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन गुस्सा अभी भी बाकी है। ऐसे में ये गुस्सा कमांडो सेंटर से खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। देवबंद से बलराम पांडे, एबीपी गंगा।